पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पहला है भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में से गुजरती है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि भारत का उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व में अपशिष्ट पर्वत से घिरा हुआ, यही गलत है कि भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व से जो है वो नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है, नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है और यह एक काल्पनिक रेखा होती है। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो अगर आरोही क्रम में अगर सजाना है तो अफ़गानिस्तान जो सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है अफ़गानिस्तान की, सबसे कम सीमा जो लगती है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वो 106 किलोमीटर की है। भूटान की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर की है। म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर की है और नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर की लंबाई है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की लंबाई जो है भारत से टच करती है 3323 किलोमीटर। और अगर चीन की बात की जाए, अगर हम चीन की बात करें तो चीन की जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर। और अगर सबसे लंबी सीमा जो टच करती है वो है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की जो सीमा टच करती है वो है 4096 किलोमीटर। तो अगर इस प्रकार से सही सुमेलित किया जाए तो सही आंसर जो हमारा बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्णतया हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं वो पूर्णतया हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का कुछ भाग हिमालय क्षेत्र में आता है और कुछ भाग उत्तरी मैदान क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि प्रादीपी पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ पहला है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं, और दूसरा है भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। ए और पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन जो प्रादीपी पठार है वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर
क्वाटरनरी काल की चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की ऊर्ध्वाधर हलचलों और ब्लॉक खंड से प्रभावित है। नर्मदा नदी की रिफ्ट घाटी और अरावली पहाड़ियों के समान अवशिष्ट पर्वत तथा पूर्वी भारत में माल्टा भ्रंश के समान ब्लॉक भ्रंश जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंड होने के कारण फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित हैं। साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं और उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण करती हैं? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा या फिर विंध्य। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आर्कियन। क्योंकि अत्यंत क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है और ये प्राचीनतम मूलभूत आधार ये चट्टानें हैं। मतलब प्राचीनतम मूलभूत आधार जो हैं ये यही चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिल सकती हैं? सोन नदी घाटी की सेमरी श्रेणी में, भीमा नदी घाटी में भीमा श्रेणी में, माल्टा भ्रंश के ऊपरी भाग में कार्बी एग्लोंग में, या फिर कूट के आधार पर चयनित करना है। केवल 1 2, केवल 2, 1 और 3, 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। क्योंकि भारत भ्रमण के दौरान विंध्य क्रम की चट्टानें सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में कर्नूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी की भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ की पालनी श्रेणी और ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल हैं? नागटिब्बा, पीर पंजाल, जास्कर। कूट के आधार पर चयनित करके आपको सही आंसर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1 और 2। जो इसका सही आंसर है वो है वो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3 जो है वही सही है। क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई जो है लगभग 40 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 3 किलोमीटर है और इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? संगम उसमें मिलने वाली नदियां कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। 1 2 2, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो अगर संगम की बात की जाए तो कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है, देवप्रयाग है और नंदप्रयाग है। तो अगर कर्णप्रयाग तो उसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2 जो हैं वो सही सुमेलित हैं कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम है। विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है, भागीरथी में अलकनंदा का संगम जो है वो स्थान है देवप्रयाग, वो स्थान है देवप्रयाग। और इन दो नदियों को मिलने पर ही गंगा नदी बनती है। और नंदप्रयाग की एक और प्रयाग है जिसे कहते हैं नंदप्रयाग, इसे कहते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग की अगर बात की जाए तो नंदप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख दर्रा और उनकी अवस्थिति से संबंधित है कि जेलपा दर्रा, पीर पंजाल और तुजू दर्रा। तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। सी ऑप्शन जो है तीसरा ही सही है, क्योंकि जेलपा दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम में है। पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और एक दर्रा कह सकते हैं सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतया समतल और उच्च ढाल वाला है और उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है और विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 3। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतया समतल एवं सपाट है और यह उच्च ढाल वाला नहीं बल्कि यह निम्न ढाल वाला है। उच्च ढाल वाला नहीं है, ये निम्न ढाल वाला है। और यह मैदान विविधता विहीन एक जलोढ़ उपजाऊ मैदान है। उत्तरी मैदान में समतल होने के कारण उत्तरी मैदान में जो है वो सघन विविधता विविधता विहीन क्षेत्र है। मतलब दूसरा जो है विविधता नहीं, इस मैदान में बिल्कुल विविधता जो है पूर्णतया नहीं पाई जाती है। और समतल मैदान होने के कारण यहाँ प्रवाहित नदियाँ अपना मार्ग बदलते हुए बाढ़ लाती हैं, जो इस मैदान की अनोखी भू-आकृत प्रक्रिया है। उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कोसी और गंडक गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो भारत के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है और ये ब्लांक पर्वत है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। मतलब पश्चिमी घाट के संदर्भ में केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट एक ब्लांक पर्वत है जो अरब सागर में प्रादीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर विभंग होते हुए निर्मित है। यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है, ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। पश्चिमी घाट पर्वत कहें या सह्याद्री पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमार अंतद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। यह पर्वत एक वास्तविक पर्वत नहीं बल्कि प्रादीपीय पठार का एक अपर्दित खड़ा करार है। इसके उत्तरी भाग में बेसार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट पर्वत पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं और अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित हैं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल बी ऑप्शन, केवल 2। पहला कथन जो है वो गलत है कि भारत में प्रवालों के निक्षेप से बने द्वीप भी पाए जाते हैं और अरब सागर के अधिकतर द्वीप जो हैं प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग और प्रवाल भित्तियों के निक्षेपों से ही निर्मित है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, गोदावरी की सहायक नदियों में से कौन सी शामिल हैं? वेनगंगा, पंचगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। तो कूट के आधार पर चयनित करना है कौन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 3 4। मतलब कि पंचगंगा जो है
वो इससे संबंधित नहीं है। गोदावरी जो नदी है वो प्रादीपीय नदी तंत्र का सबसे बड़ी नदी प्रादीपीय नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र के, मतलब गोदावरी नदी की बात की जाए, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, कंदम, सबरी, पूर्णा और वर्धा है। ठीक है, फिर पंचगंगा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 3, 1 2 4, केवल 3 या फिर 1 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश का संबंध नर्मदा जल विवाद से नहीं। राज्यों के बीच जल विवाद के समाधान के लिए सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही अधिकरणों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? पवनों का उत्क्रमण, एक ऋतु और परिवर्तनशील वर्षा। केवल 1 2, केवल 2, 1 और 3, 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 और 3। क्योंकि भारत की जलवायु में प्रत्येक वर्ष ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों का पूर्णतया उत्क्रमण की विशेषता पाई जाती है और ऋतु परिवर्तन के साथ ही वायुमंडलीय दाब की स्थितियों में परिवर्तन होता है और भारत में मौसमी एवं परिवर्तनशील वर्षा प्राप्त होती है, जिससे वार्षिक वर्षा का 80% ग्रीष्म ऋतु के साथ पश्चात प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? एल नीनो, दक्षिणी दोलन या फिर सोमालियन धारा। तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 और 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। तीनों जो हैं वो भारत में मानसून को प्रभावित करते हैं। भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलवार जल के गर्म और ठंडे होने की दर से दर में जो अंतर आता है, जिससे मानसून प्रभावित होता है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति, तिब्बत के पठार का गर्म होना और पूर्वी जेट धारा का प्रवाह एल नीनो की घटना इसमें शामिल है। पूर्वी जेट स्ट्रीम के अतिरिक्त एल नीनो, दक्षिणी दोलन और सोमेलियन धारा भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थानीय पौने और उनके संबंधित क्षेत्र हैं चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, आम्र वर्षा। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2 3, केवल 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केवल 1। पहला कथन जो है, पहला जो है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक की, यही सही है। काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी तमिलनाडु की ना होकर काल बैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल की है। और आम्र वर्षा की बात की जाए तो आम्र वर्षा राजस्थान की ना होकर ये केरल की है, ये केरल की है। अगला प्रश्न है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली काटिसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कि मानव की एक प्रजाति है, यह लद्दाख में रहने वाले जीवों की एक प्रजाति है, या एक कीट है जो कपास को हानि पहुंचाता है, या फिर एक मछली की एक प्रजाति है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यह मानव की एक प्रजाति है। काकेसाइड या श्वेत प्रजाति एक मानव प्रजाति है
इन लोगों की त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए भूरा, सिर के बाल मुलायम, ओंठ पतले और शारीरिक विशेषताएं यही इसमें पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो यूरोप, दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका में इनकी उत्पत्ति जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात के कम होने के कारणों में से कौन सा कारण शामिल है? कि शैशव अवस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, बच्चे के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु और गर्भावस्था में भ्रूण हत्या। तो कौन सा सही आंसर है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। गौंड जनजाति देश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। संचाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है और मीणा असम में पाई जाने वाली सामाजिक रूप से विकसित जनजाति है। तो कौन सा सही है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1, 2, 3। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही है। मीणा जो है, क्योंकि मीणा अथवा मीना जो भारत की जनजाति है ये असम में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। इसका जो मीणा जनजाति है इसका स्थान जो है वो राजस्थान और एमपी है। इन्हें वैदिक युग में मत्स्य गणराज्य के मत्स्य जनजाति का वंशज कहा जाता है और जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव इनका हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के लिए 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है। तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत भारत और अन्य क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना हुई, जो आगे चलकर तब इसका नाम था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ ही आरंभ हुआ, जो आगे चलकर अपने नए नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से विकसित हुआ। और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 में आया था, ना कि 2010 में। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और अनुसंधान अभिलेख जैसी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में
पर विचार कीजिए कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र से सामान्य से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2 और केवल 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 12% भाग पर, मतलब 12% भाग पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा और केवल 8% भाग पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इससे है कि कम वर्षा तथा अनियमित वर्षा वाले क्षेत्र प्रायः सूखे से प्रभावित होते हैं। सिंचाई आयोग 1962 के अनुसार ऐसे क्षेत्र को सूखाग्रस्त माना गया है जहां वर्षा जो है की मात्रा जो है 75 सेंटीमीटर या उससे कम हो। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति आती है और भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है कि हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में है। तो इसका सही जो आंसर है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के आंकड़ा केंद्र जो है वो हैदराबाद में नहीं है, या नई दिल्ली में है, या जो है नई दिल्ली में है, ना कि हैदराबाद। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? पाक की खाड़ी और पाक जलसंधि को, पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा सेतु समुद्रम क्षेत्र के छिछले सागर में एक जहाजरानी नहर बनाकर भारतीय प्रायद्वीप की परिधि पर नौवहन मार्ग को सुलभ होगा। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है और थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है और इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61 भाग है। इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, इसमें खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। तो कौन सा जो है कथन असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, मतलब तीसरा, मतलब कि इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि थार रेगिस्तान का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण की ओर उत्तर पूर्व की तरफ हो रहा है, मतलब उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है और इस मरुस्थल में खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कि जेट स्टीमर के रूप में पाए जाने वाली वायुमंडल के ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं
पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं। ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं और कोरियोलिस बल और सौर विकिरण के द्वारा वायुमंडलीय तापन इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि पृथ्वी पर जेट धाराएं पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं। तो इसका जो ये सही, पृथ्वी पर जो प्रमुख जेट धाराएं जो हैं वो पूर्व से चलने वाली हवाएं नहीं हैं, पर ये पश्चिम से चलने वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं। इसलिए बी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी या काले सूती मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें कि यह दक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित है और यह खनिज पदार्थों में बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई थी और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं, सॉरी, केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर एक, दो, तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक, दो, तीन। मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में विचार करें कि यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है। निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक क्षारीय हैं। भीगने या कोमल होने पर सूखने पर कठोर या डलीदार हो जाती हैं। इनका प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 3, 4। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है। ऊपरी क्षेत्रों की अपेक्षा निचली भागों की मिट्टी अधिक क्षारीय है। सूखने पर, भीगने पर या सूखने पर ये मिट्टी ठीक है, सूखने पर कठोर और डलीदार हो जाती है। और इसका दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों की अपेक्षा निचले भागों की मिट्टी जो है वो अधिक क्षारीय है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सोन नदी के से संबंधित निम्नलिखित कथन पर गौर करें कि सोन पर पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया और इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर 1968 में किया गया था। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। और दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश और बिहार से बहती हुई पटना में गंगा से मिल जाती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी रिहंद नदी है और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध बना हुआ है और यानी इस नदी की लंबाई जो है वो कुल मिला के 700 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मांजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है और यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती या फिर नर्मदा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि मांजुली असम के इसे माजुली भी कहते हैं और माजोली भी कहते हैं। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है और मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्शाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि ब्राजील के कई अन्य ऐसी जगहों पर कई नदी द्वीप हैं जो मांजुली से भी काफ़ी बड़े आकार के हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो है वो है बानानाला द्वीप, जो लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। अगला प्रश्न है,
यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपूछ चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, मानसाल चोटियों पर जो निचले हिमालय के मसूरी श्रेणी का हिस्सा है, या शीशपंगमा चोटियों पर जो निचले हिमालय का मुसेरी रेंज का हिस्सा है, कैलाश की चोटियों पर जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बंदरपूछ चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बंदरपूछ की चोटी के पश्चिमी अंत में फैला हुआ यमुनोत्री ग्लेशियर है और यही से यमुना नदी का स्रोत है। यमुना नदी का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कालिंदी पर्वत है। यमुना नदी का स्रोत जो है वो कालिंदी पर्वत है और तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर दूर यह स्थल 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह ताजे पानी की झील है, यह उड़ीसा में स्थित है, यह कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है और इसकी सतही क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही जो आंसर है कौन सही नहीं है वो आपका है बी ऑप्शन कि यह उड़ीसा में स्थित है, क्योंकि कोलेरू झील जो है वो उड़ीसा में न स्थित होकर यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील की स्थित गोदावरी नदी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच है। कोलेरू झील जो है एक ताजे पानी की झील है और कोलेरू झील सर्दियों के समय साइबेरिया से पक्षी आते हैं। आज का आखिरी जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चिल्का झील, बेम्बनाथ झील, परिचू झील या फिर लोनार झील? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, परिचू झील। परिचू झील जो है वो तिब्बत में स्थित है। चिल्का झील जो है वो आपकी उड़ीसा में स्थित है। बेम्बनाथ झील जो है वो आपकी केरल में स्थित है। लोनार झील जो है वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।